नमस्कार। वैसे तो आप अपने नेता के बारे में जानते ही हैं, लेकिन जब नेता की बात आती है, नेतागिरी की बात जब आती है, तो एक आम लोगों में जो समझ है एक नेता की, वो क्या है और क्या होनी चाहिए, इस बारे में जो है कि हम बात करेंगे। जब हम किसी नेता को देखते हैं तो सिर्फ हम उसके रुतबा को देखते हैं कि वो कितने रुतबेदार हैं, उसके आगे पीछे कितने लोग चल रहे हैं या उसके पास कितनी पावर है, लेकिन शायद उसके संघर्ष को हम नहीं देखते। एक नेता ऐसे ही नेता नहीं बनता। वो सड़कों की खाक छानता है, धूल मिट्टी सहता है, धूप में घूमता है, उन लोगों की भी सुनता है जो अपने व्यक्तिगत जीवन में शायद वो कभी किसी की सुने ना। इन सारी प्रक्रियाओं से घूमकर तब जाकर एक नेता बनता है, तब जाकर उसके पास वो पावर आती है, तब जाके आपके उसके पास वो रुतबा आता है। तो एक नेता बनने का सफर भी इतना आसान नहीं होता। हम आम जुबान में तो कह देते हैं कि ये बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज पंचकुला जिले के एक ऐसे ही नेता से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। मैं इनके बारे में कुछ बता दूं। ये आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। ये नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं। नेशनल काउंसिल के मेंबर टोटल इंडिया में 315 लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के चुनाव में भी जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये उसके मेंबर हैं। अभी अभी अंबाला लोकसभा उपाध्यक्ष के तौर पे इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो आज हम बात करते हैं इस शख्स से, सुरेंद्र राठी जी से। सुरेंद्र राठी जी, द पीपल न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सुरेंद्र राठी जी, हम आपकी जुबान में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है नेतागिरी। एक्चुअल में हिंदुस्तान में नेतागिरी के मायने अलग निकाले जाते हैं। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपका जो पर्सनल जीवन है वो खत्म हो जाता है और आपको 24 घंटे जनता के लिए जीना पड़ता है और जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं। आज से पहले जो था, आम आदमी पार्टी आने से पहले लोगों में एक राजनीति के प्रति एक रुझान था, वो खत्म होता जा रहा था। लोगों को यही लगता था कि नेता बनेगा और ये 100 200 500 करोड़ कमाएगा, भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने सिस्टम को बदल दिया है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिल्ली के जो सरकार थी उसके कार्यकाल में माननीय अरविंद केजरीवाल पर 21 रेड पड़ी थी। मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, क्योंकि जो संदर्भ है, जो आम लोगों की जो सवाल है जी। कि एक नेता के तौर पे जब आम लोग जब एक नेता को पहचानते हैं तो उसके पैजामे कुर्ते, उसके रुतबे से पहचानते हैं। जी। आपकी नजर में कौन है नेता? मैं इसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में बोल दिया। मैं वही बात बता रहा था कि हमारी पार्टी में कोई कुर्ता पजामा या कोई रुतबे वाला नेता नहीं। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी सिंपल आदमी है। हम भी सिंपल आदमी है, जमीन से जुड़े हुए हैं। कोई हमारा रुतबा नहीं है, कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, कोई मेरा राजनीति बैकग्राउंड नहीं है। छात्र राजनीति से मैं रहा हूँ। आज भी आप वाली बात ठीक है कि हमारा जो बिजली आंदोलन चला हुआ है, हम घर घर गांव गांव जाकर लोगों को बताते हैं। राजनीति एक सेवा का माध्यम है, लेकिन नेता बोलते तो ये है कि हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सेवा वो अपनी, अपने परिवार की, अपने नजदीकियों की सेवा करते हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, पुराने जितने भी एमएलए मंत्री रहे हैं 100 200 500 करोड़ से कम नहीं है। जबकि हमारे माननीय भगवंत मान जी की, पंजाब के मुख्यमंत्री की, पिछले 5 साल से आईटीआर नीचे जा रही है। जितना वो कमाते हैं उनकी पेंशन या जो सिस्टम है उससे ज्यादा उनका खर्चा हो रहा है। एक चीज मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि अ, जब एक आदमी नेता बनने की सोचता है, ठीक है, आप क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव हो गया है, ये सिर्फ आपकी ही बात नहीं है, मैं उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी इस सवाल को रख रहा हूँ कि कौन आदमी को किस सोच के लोगों को इस तरीके के काम में आना चाहिए। क्योंकि
ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि संदर्भ बदले हैं, और ये सवाल आपसे इसलिए भी वाजिब बन जाते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से आई है इस इंडिया में, उसने पूरे संदर्भ को बदला है। क्योंकि उससे पहले जो होता था कि जिसने रेप किए जो 10 बार जेल गया है, ठीक है, जिसने भ्रष्टाचार किए हैं, वो जब तक ये सब तमगा नहीं लगता था तब तक वो नेता नहीं बनता था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरीके से इस संदर्भ को पेश किया। उसने पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में प्रवेश करने का जो है कि वो माध्यम बनाया, एक जरिया बनाया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी, आप तो चलो एक बड़े पद पे आ गए हैं, एक काफी समय से हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए कि कौन लोग आए और किस सोच के साथ आए। हाँ, मैं इसके बारे में संत कबीर का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। हमारी पॉलिसी ये है, आपने देखिए जो नेता लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं या रेप करते हैं या करप्शन करते हैं, हमने उस राजनीति को बदल दिया है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर हमारे हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला जी ने अगर करप्शन की एक कंप्लेंट हुई थी, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने खुद उनको गिरफ्तार करके अंदर दिलवाया। बठिंडा से हमारे एमएलए थे अमित रतन जी, अभी 4-6 महीने पहले उनके ऊपर आरोप लगा था कुछ 4-5 लाख की रिश्वत का, उनको गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दिया। हिंदुस्तान की पहली ये सच्ची और ईमानदार सरकार है जिसने अपने एमएलए और अपने मंत्री तक को अगर करप्शन के लिए नहीं बख्शा तो और किसी को क्या बख्शेंगे। तो हम हमारे साथ जो आदमी आ रहे हैं, अभी जो आदमी आ रहे हैं, वो सच्चे सुच्चे और ईमानदार आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। और ये चीज मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं कॉलेज लाइफ से पास आउट हुआ, बिजनेस में आया तो करप्शन बहुत ज्यादा था, मन विचलित हो जाता था। लेकिन एक लहर आई 2012 में अन्ना आंदोलन की, मैं भी यहाँ से उठ के पंचकुला से उस आंदोलन में शामिल हुआ और वहां से पार्टी निकली आम आदमी पार्टी। वहां से सुरेंद्र राठी को एक प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट का नाम था मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी जी, जिसको लोग लाइक करते हैं, जिसको युवा लाइक करते हैं। वो प्रोडक्ट लेके मैं पंचकुला में आया, मैंने वो जोत जगाई, आज वो जोत मिसाल बन चुकी है जी। राठी जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि, और क्योंकि ये जानना जरूरी है, अक्सर जो बात होती है कि राजनीति एक समाज सेवा है, मान लीजिए, और ये बात कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो आदमी राजनीति में आ रहा है उसका पीछे परिवार भी है, परिवार भी उसको चलाना होता है। और मैं मानता हूँ, जो मेरी अपनी जो है कि इस बारे में सोच है कि अगर किसी वार्ड का अगर पार्षद है तो वो किसी एक्सीएन एसडीओ से कम काबिलियत नहीं रखता जितनी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन वो भी समाज सेवा कर रहे हैं, ये भी देश के लिए हित कर रहे हैं। लेकिन सैलरी के नाम पे जो नेताओं को जो दी जाती है वो बहुत कम होता है। तो अगर अगर सैलरी के नाम पर इतने कम अमाउंट में जो प्रावधान है अगर रहेगा, तो वो जो एजुकेटेड आदमी कैसे आएंगे इस पूरे सिस्टम में और कैसे अपने घर को अच्छी तरीके से चलाएंगे? इस मामले में आपका जो है कि क्या है? देखो, दिल्ली में भी हमारे पास एजुकेटेड एमएलए मंत्री हैं, पंजाब में भी हैं, अब तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, गुजरात में 5 एमएलए हैं, गोवा में 2 एमएलए हैं, तो सभी अच्छे लोग आए हैं। एक जीवन यापन करने के लिए एक सीमित संसाधनों की जरूरत होती है जी। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, या तो आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा हो, सिस्टम बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर मन में ये आ गया कि मैंने एक साफ सुथरी जिंदगी जीनी है और अच्छी जिंदगी जीनी है, ईमानदारी की जिंदगी जीनी है, तो जितनी सैलरी है सफिशिएंट है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। क्या वैसे तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि पार्षद को कितनी सैलरी मिलती है? पार्षद की सैलरी मुझे पता नहीं है। लगभग लगभग पार्षद की सैलरी 10,000 होगी। 10,000 रुपए पार्षद की सैलरी हमारी राजनीति में 10,000 रुपए है। जिम्मेदारियों को कभी जाके देखिएगा कि क्या जिम्मेदारियां होती हैं उसके ऊपर, ठीक है, कितना खर्चा है उसके ऊपर, और वो कहाँ से लेके आएगा। सवाल सिस्टम से है,
इस राजनीतिक सिस्टम से है, और उस पूरे सिस्टम से है जिसमें हम किसी पे दोष तो लगा देते हैं, लेकिन कभी उसके घर में झांक के नहीं देखते, उसके पूरे सिस्टम को नहीं देखते। अगला सवाल जो मेरा है सुरेंद्र जी, अब मैं बात करता हूँ हरियाणा में। कहाँ देखते हैं हरियाणा में अपने आप को? हरियाणा में हम राजनीतिक तौर पे अच्छे स्टेज पे हैं। अभी पिछले दिनों आपने अगर देखा होगा जो जिला पार्षद बने हैं जी मेरे ख्याल कांग्रेस के 0 रहे और सिंबल पे नहीं लड़े, कांग्रेस के 22 हैं जी और आम आदमी पार्टी के 15 पार्षद जीत के आए, तो सिंगल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी हरियाणा में। खलबलाहट है हरियाणा की राजनीति में इस बिल्कुल बार। है। और मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, और वो उनमें से वो पार्षद है हमारे सरसा के 2 पार्षद हमारे ऐसे आदमी साइकिल पे चलते, और पीछे वहां चेयरमैन बनाने के लिए बड़ी मोटी ऑफरें आई थी लेकिन नहीं खरीद पाई। तो इस सवाल का जवाब यहाँ आ जाता है कि हमारे साथ जो आदमी आता है जिसके मन में भावना देश की सेवा की आ जाती है ना, वहाँ सैलरी मायने नहीं रखती है, गुजारे के लिए जो मिलता है वो काफी है। भगत सिंह जी ने जो फांसी का फंदा चूमा था तो अपने स्वार्थ के लिए चूमा था, हमारे लिए चूमा था। हरियाणा के लोग इस बार आपको चांस क्यों दे? ऐसा हरियाणा को लेकर आप आपकी पार्टी की जो सोच है, ऐसा क्या, ऐसा कुछ ठीक तो चल रहा है क्या? क्या क्या दिक्कत है? हाँ सर, आपकी नजरिए में ठीक चल रहा हो। मैं गांव गांव जाता हूँ, लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए, लोगों की पेंशनें काट दी गई, और ये सरकार बड़े तरीके से गर्दन पकड़ती है। अगर साल में किसी का 12,000 से ज्यादा बिजली का बिल आ जाता तो राशन कार्ड काट दिए जाते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक वो देश हरियाणा, जहाँ देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना ये नारा होता था, गली गली में नशे बिक रहे हैं, जहाँ का भाईचारे की मिसाल विदेशों में दी जाती थी, ये वो प्रदेश है हरियाणा जहाँ अगर रात को कोई विदेशी, कोई अनजान आदमी भी गांव से अगर गुजर रहा हो तो गांव के लोग कहते भाई आगे मत जाना, आगे जानवर काट लेगा, रात का मौसम है, रात का टाइम है, आप मेरे घर पे चलो। और उसको एक रिश्तेदार की तरह उसकी सेवा करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 2 भागों में बांट दिया है। पिछले इन्होंने दंगे करवाए जाट नॉन जाट के, अभी ताजी ताजी घटना नू के अंदर हुई है। आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं जो भाई से भाई को लड़वा रही है? हमारे समाज की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है, तो आपकी हमारे खिलाड़ियों की तूती बोलती है, लेकिन इनकी सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह बैठे हैं जिन्होंने कोच से छेड़छाड़ की, और आम आदमी पार्टी ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उसके बाद उसका चालान, जब हमने भूख हड़ताल की चंडीगढ़ में, जब जाके उसका चालान पेश किया, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे नहीं इसको मैं मंत्री बना के रखूंगा। इस सरकार से पूरी जनता परेशान, आप गांव गांव जाके देखो, बहुत दुखी। आपने नशे का जिक्र किया, खबरें तो पंजाब से बहुत ज्यादा आती है। जी जी, आज का नहीं है, पुराने बीज बोए हुए हैं, बहुत पुराने बीज बोए हुए हैं। जग जाहिर है कि नशा किन लोगों ने बिकवाया था। अगर आप देखो कि भगवंत मान सरकार आने के बाद पंजाब में इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर कितना कंट्रोल किया गया है, बिजली पानी मोहल्ला क्लिनिक देने के बाद भी पिछला बजट में 36,500 करोड़ रुपया पुराना कर्जा सरकार ने उतारा जो पिछली सरकारों में लिया था। आपने नूह के दंगे की बात की, आपको क्या लगता है उसमें बीजेपी का हाथ है? जाहिर सी बात है जो सत्ता में है, किस आधार पर कैसे? जो सत्ता में बैठे लॉ एंड ऑर्डर तो वही मैनेज करेंगे ना। अगर उनके जाके लीडर वहां इनके जाके बयान देते हैं, एक बड़ा बेहुदा बयान आया था जिससे पब्लिक भड़की थी, जो वहां का एक लीडर है इनका, 6 महीने से उसने 6 महीने पहले कुछ मर्डर किए थे उसने, गायों गाय माता का मैटर था कोई, उसके लिए उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? उन लोगों ने उठपटांग बयान दिए तो वहां दंगे भड़क गए हैं। हरियाणा में तो भाईचारे का माहौल है, सौहार्द का माहौल है। क्योंकि आप पंचकुला से आते हैं तो जो नेता जहाँ का होता है उसके आस पास की वातावरण, उसके माहौल को बड़े नज़दीक से वो देखता है। सुरेंद्र राठी जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि पंचकुला में कि अभी क्या सिचुएशन है, और आने वाले टाइम में
अगर पंचकुला आम आदमी पार्टी के हाथ में आती है तो कौन से बदलाव आप करने जा रहे हैं झोटली? अगर पंचकुला हाथ में आने की बात क्या है, हरियाणा हमारे हाथ में आने जा रहे हैं। आप देखेंगे 2024 का इलेक्शन जनता हमें बहुत लाइक करती है। दिल्ली में हमें तीसरी बार सरकार बनाई है, पंजाब में हमने इतिहास रचा है, बम्पर बहुमत 92 सीट 117 में से। अब हम जाते हैं तो गांव की जनता सड़कों पर उठाती है, वो लाइक करती है कि आम आदमी पार्टी आने से उनके घर का 8 से 10 हजार रुपए बचेगा, क्योंकि उनको बिजली फ्री मिलेगी। हरियाणा में इतनी महंगी 8 रुपए यूनिट है तो बिजली भी नहीं आती, जबकि पंजाब में इसके पड़ोस में यहाँ से 200 मीटर आप चलोगे पंजाब शुरू हो जाएगा, वहां पे लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं लाइक करेंगे। एजुकेशन अच्छी कर दी, दिल्ली के अंदर एजुकेशन इतनी बढ़िया है, अगर किसी का बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अफसर बनेगा और उसका खर्चा बचेगा तो क्यों नहीं हमें लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा में अगर एक बच्चे का महीने का खर्चा 2,500 से 3,000 रुपए, अगर आपका वो बचता है क्यों नहीं हमारे साथ आएंगे। 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं जी। दिल्ली के अंदर महिलाओं की बस में यात्रा फ्री है, और ये नहीं है को दिल्ली की महिला हो, हिंदुस्तान की या वर्ल्ड के किसी कोने की महिला हो, वो दिल्ली में जाती है तो उसको बस में टिकट नहीं लगेगी। एक बहुत बढ़िया स्कीम है दिल्ली में फरिश्ते, जो मैं चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अगर दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो उसका सारा ट्रीटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट फ्री करती है, चाहे उसको 50 लाख रुपए लगे, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है जी। तो ऐसी ऐसी स्कीमें हैं। वृद्धों को जो 60 साल से ऊपर के वृद्ध हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको 7 स्थानों पर फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाती है। और इतना कुछ देने के बाद, मोहल्ला क्लिनिक फ्री देने के बाद, दवाइयां फ्री देने के बाद भी पिछला बजट 8100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का पेश किया है। ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है, पहली सरकार दिल्ली की जो प्रॉफिट का बजट पेश कर रही है। तो हरियाणा वासी क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी प्रॉफिट का बजट पेश करें। आप मेरे सामने बैठे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आपके ऊपर 92,000 का कर्जा है तो आप गुस्से हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान पे हरियाणा पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उसमें से आप भी पार्टनर हैं, मैं भी पार्टनर हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना कर्जा उठा रखा है, फ्री कुछ भी नहीं दे रही। दिल्ली गवर्नमेंट इतना फ्री देने के बाद भी प्रॉफिट का बजट पेश कर रही है, तो युवा पढ़ा लिखा है क्यों नहीं चाहेगा हमारी तरफ। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जिक्र किया कितने का कर्जा बताया आपने हरियाणा का? लगभग 3 लाख करोड़ का। हरियाणा जो कि हर एक क्षेत्र में सक्षम राज्य माना जाता है, उस पे 3 लाख करोड़, यस 3 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी हरियाणा वासी आप लोग कर्जदार हैं, और इस कर्जदार होने का जो रीजन है वो यहाँ की राजनीति है, ये आरोप लगा रहे हैं हमारे सुरेंद्र राठी जी। सुरेंद्र राठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और आगे हम और भी आपसे इस मामले में बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। तो ये थे सुरेंद्र राठी जी, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं पंचकुला जिले से। अब ये पूरे लोकसभा का जो है कि प्रतिनिधित्व करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिनको आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से जाना, समझने की कोशिश की। हमने आपके मुद्दे भी इनके सामने रखे, जिसपे इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से बोला है, कहा है, अपनी राय को प्रकट किया है। ऐसे ही आपके जो नेता हैं उनसे हम आपके सवाल रखते रहेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको आपके सवाल मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।